नमस्कार साथियों, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आपको गुहिल और बप्पा रावल कंप्लीट करा दिए। ठीक है, जब हम बप्पा रावल पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि बप्पा रावल ने मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि आज से पहले यानी बप्पा रावल की क्लास से पहले चित्तौड़ दुर्ग का नाम नहीं आया। ठीक है, और जैसा कि हमारे क्लास की एक खास बात है कि हम जिस भी राजवंश को पढ़ते हैं, जिस भी रियासत को पढ़ते हैं, उनसे संबंधित जो भी दुर्ग होते हैं उनको कवर करके चलते हैं। हालांकि संभवतः कोई भी टीचर इतिहास का नहीं करवाता, ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है जो स्थापत्य कला के अंदर आता है, वो करवाते हैं आर्ट एंड कल्चर वाले। ठीक है, लेकिन हमारे क्लास की एक खास बात है कि भाई हम साथ ही पढ़ लेते हैं। क्यों? इसके दो फायदे देखो। एक तो जब आप स्थापत्य कला पढ़ोगे तब आपको सहूलियत होगी, हाँ कि ये दुर्ग तो मैंने पढ़ रखा है और याद भी है, मेरे को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूसरा फायदा ये होगा कि सपोज अगर आप कला एवं संस्कृति लास्ट में पढ़ते हो और एग्जाम जल्दी आ जाए और दुर्ग आप नहीं पढ़े तो आपको कुछ दुर्ग तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे मैंने चौहानों का कराया था, जैसे अजमेर के चौहान पढ़ाया था तब तारागढ़ दुर्ग हो गया, जालोर के चौहान पढ़ाया था मैंने जालोर दुर्ग करवा दिया, सिवाना दुर्ग करवा दिया, रणथंभौर दुर्ग पढ़ाया तब रणथंभौर का इतिहास पढ़ाया तब रणथंभौर का दुर्ग करवा दिया। भाई हम 4-5 दुर्ग हो गए। अब प्रश्न कहां से आएगा ये बताओ? मेरे गांव में जो छोटा सा दुर्ग है वहां का प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न आएगा कि जहां राजा थे, जहां शासक थे, जहां रियासत थी, जहां राजवंश थे, वहीं से प्रश्न आएगा। क्योंकि संभवतः आपको पता है, कॉमन सेंस वाली बात है कि राजा ही दुर्ग को बनाएगा। प्रश्न क्या आता है? दुर्ग के अंदर कोई चीज है कि वह जो महल है कहां पर है, या फलाना मंदिर कहां पे है, तो वो दुर्ग में होगा। ठीक है, और फलाना मंदिर यदि दुर्ग में बनवाया है तो किसने बनवाया होगा? भाई भगवान तो आएगा नहीं बनाने, साफ बात है। कौन बनाया? राजा बनाया होगा। तो मतलब जिस राजा के जो आसपास का इलाका होता है, मतलब रियासत के किलों का ही प्रश्न आता है, तो हम क्यों ना रियासत या राजवंश के प्रश्न जब पढ़े तब उन्हीं किलों को साथ में पढ़े। भाई अपने तो फायदा ही है, स्थापत्य कला में जब पढ़ेंगे तब देखा जाएगा। ठीक है, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और आज चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पढ़ते हैं। ठीक है, देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मैं यहाँ जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग करवाता हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है, बस इतना ध्यान रख लेना। मैं जो यहाँ करवा रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं जब करवाता हूँ ना तो मैं सिर्फ ये नहीं देखता कि मैं सिर्फ इतिहास पढ़ा रहा हूँ, मैं भूगोल और आर्ट एंड कल्चर को भी साथ में लेके चलता हूँ कि कोई बात आपकी छूटे ना। ठीक है, तो आप देखते हो मैं तो, हाँ अभी मैं यहाँ एक लाइन लिखूंगा, अभी मैं यहाँ एक लाइन लिखूंगा। आप चित्तौड़ दुर्ग के बारे में जो उस लाइन के आगे बताऊंगा वो याद नहीं करोगे तो चलेगा, उसके आगे रट्टा नहीं लगाओगे तो चलेगा, लेकिन साथियों मैं जो यहाँ लाइन लिखूंगा उसको आपको रट्टा लगाना होगा, उसको आपको याद करना होगा। आपको वो लाइन ऐसे याद होनी चाहिए कि अगर 1:30 बजे रात को कोई उठाकर पूछे कि भाई बता कि सर ने 2 लाइन लिखवाई थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए, सबसे ऊपर वाली लाइन उन कौन सी लाइन थी, उसमें क्या लिखा हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी लाइन है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वहां से 4-5 प्रश्न बने हुए हर एग्जाम में बनते हैं और लगभग चित्तौड़ दुर्ग का यदि प्रश्न आता है तो ऊपर से आता है तो वहीं से आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँ वो लाइन कौन सी है। वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य वंश के राजा चित्रांग मौर्य ने गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर स्थित मेसा के पठार पर करवाया।
ये जो लाइन है साथियों, रट्टा लगा दो इस लाइन का, 1:30 बजे को पूछे, याद होनी चाहिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वापस दोहराता हूं कि वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य वंश के राजा चित्रांग मौर्य ने गंभीरी तथा बेड़स नदियों के संगम पर स्थित मेसा के पठार पर करवाया। ठीक है, प्रश्न क्या पुटअप होता है मैं बताता हूं। पहला प्रश्न तो यहीं से प्रश्न आ जाए कि चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था। ये जो पंक्ति है या ये जो लाइन है या ये जो बात है किस पुस्तक में लिखी हुई है, तो आपको याद होना चाहिए कि वीर विनोद में लिखा हुआ है कि चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अब मेरे को यह भी पता है कि कुछ लोगों के मन में यह डाउट होगा कि सर वीर विनोद पुस्तक किसने लिखी, तो मैं बताऊं आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरे को सब मालूम है कि आपके जो डाउट है कहां आने वाले हैं, और जहां डाउट आने वाले हैं मैं आपको वहां क्लियर करवा दूंगा। और यदि कोई ऐसा होता है कि आपके डाउट आ जाता है और उस डाउट को मैं यहां नहीं कहता हूं, इसका मतलब आप समझ लो कि वो एग्जाम की दृष्टि से वो डाउट इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, और यदि आपको और भी लगे कि नहीं सर महत्वपूर्ण तो है, तो आप कमेंट कर लेना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो बात करें वीर विनोद पुस्तक किसने लिखी, तो लिखी है अपने श्यामल दास जी ने। हालांकि मैंने मेवाड़ जब पढ़ाया था तब पहली वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है, श्यामल दास जी ने। ठीक, पहला प्रश्न हो गया कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने कराया, किस पुस्तक में लिखा हुआ है, वीर विनोद में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किस वंश ने करवाया, मौर्य वंश ने। ठीक, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया, चित्रांग मौर्य ने। ठीक, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किन नदियों के संगम पर स्थित है, मतलब चित्तौड़ दुर्ग जो है किन नदियों के संगम पर है। बहुत बार प्रश्न आया है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछी गई है कि चित्तौड़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो गंभीरी तथा बेड़च। ठीक है, चित्तौड़ दुर्ग जो, हाँ एक ध्यान रखना, लोग कंफ्यूजन होते हैं, चित्तौड़ जो दुर्ग है साथियों वह किसी पर्वत पर स्थित नहीं है, किसी पर्वत पर नहीं है, वो पठार पर है। मैं बताऊं पर्वत और पठार में क्या होता है। देखो, सबसे पहले मैदान आएगा, हम जो रह रहे हैं वो मैदान है, उसके बाद में हल्का सा जो उबड़ खाबड़ होता है उसे कहते हैं पठार। ठीक है, उसके बाद जो ज्यादा बड़ा होता है उसे कहते हैं पहाड़। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो गंभीरी तथा बेड़स नदियों के संगम पर स्थित है, किस पठार पर है, मेसा के पठार पर। यहां से जियोग्राफी का यदि प्रश्न आए तो क्या आ सकता है कि सर मेसा के पठार की ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 616 है, आप एक बार कंफर्म कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से 616 है। ठीक है, मेसा के पठार की ऊंचाई कितनी है, 616। पहला प्रश्न, वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग निर्माण मौर्य वंश के राजा चित्रांग मौर्य ने गंभीरी तथा बेड़स नदियों के संगम पर स्थित मेसा के पठार पर करवाया। इस लाइन को सर रट्टा लगा दो, आज लिख रहा हूं इंपोर्टेंट, आने वाले किसी भी एग्जाम में यहां से एक प्रश्न आपको दिखने को मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और हमें क्या जानकारी मिलती है चित्तौड़ दुर्ग के बारे में। चित्तौड़ दुर्ग में एक व्यक्ति आता है, मैंने आपको बताया बप्पा रावल। ठीक है भाई, हम जब पढ़ा रहे हैं तब एक एक चीज को क्लियर करवाएंगे। बप्पा रावल ने मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया। ठीक है, प्रश्न आ जाए बप्पा रावल ने चित्तौड़ दुर्ग पर कब अधिकार किया, 8वीं शताब्दी में। हमें सर 8वीं शताब्दी का मालूम नहीं पड़ता है तो 728 याद करो, 728 नहीं तो 734, ये दोनों डेट मिलती है, आपको सहूलियत के हिसाब से आपको याद करनी है। ठीक है, अब देखो लोगों के मन में एक और डाउट होता है, सर 8वीं शताब्दी कहाँ है, तब आपने 700 क्यों लिखा है, 728। देखो जो 8वीं शताब्दी हुई ये 701 से लगाकर 799 तक जो है ये साल जो चलेंगे वो 8वीं शताब्दी के अंदर आएंगे। इसी प्रकार 6ठी शताब्दी के अंदर 501 से 599 तक जो है वह 6ठी शताब्दी में आएंगे। जैसा कि आज 2022 चल रहा है और ये 2000 से 2100 100 वर्षों का समय ये आएगी 21वीं सदी में या 21वीं शताब्दी में, ये ध्यान रखना। ठीक है, शताब्दी शत प्लस अवधि 100 वर्षों का समय शताब्दी कहते हैं, ध्यान रखना।
701 से 799 तक जो शताब्दी चलेगी वह 8वीं शताब्दी, इसके अनुसार 728 8वीं शताब्दी में आएगा, 734 भी 8वीं शताब्दी में आएगा। ठीक है, तो बप्पा रावल ने मान मौर्य पर आक्रमण कर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। मान मौर्य जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था, आप याद कर लेना, मौर्य वंश का अंतिम शासक। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ दुर्ग जो है साथियों वह क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे विशालतम दुर्ग है, सबसे विशालतम दुर्ग है। और इसकी इस विशालता के कारण इस दुर्ग को महादुर्ग कहते हैं। इस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहते हैं। इस दुर्ग को राजस्थान का या किलों का सिरमौर कहते हैं। ये याद रखना, प्रश्न आया हुआ है कि किलों का सिरमौर किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। किलों का राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। ठीक है, महादुर्ग के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं? आप बताओ मुझे कि नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं? नृत्यों का सिरमौर। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताओ नृत्यों का सिरमौर कैसे किसे कहते हैं। और साथ में आप ये भी बताओ कि दुर्गाधिराज किसे कहते हैं। भाई राजस्थान का गौरव या किलों का सिरमौर तो कहते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। दुर्गाधिराज, दुर्गाधिराज मतलब दुर्गों का राजा। दुर्गाधिराज का मतलब दुर्गों का राजा। कमेंट करके बताओ मुझे कि नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं तथा दुर्गाधिराज किस दुर्ग को कहा जाता है या दुर्गों का राजा किस दुर्ग को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ दुर्ग जो है साथियों वह गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। गिरि का मतलब होता है पर्वत, तो ऑब्वियसली मेसा का पठार है, तो पठार की स्थिति के कारण इसे गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है इसके लिए एक पंक्ति प्रचलित है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया। ठीक है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया। प्रश्न आ जाए गढ़ दो फिल इन द ब्लैंक्स, बाकी सब गड़ैया, उक्त पंक्ति किस दुर्ग के लिए कही गई है? तो आपको याद रखना है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए कही गई है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वह दिल्ली से मालवा, देखो इसकी लोकेशन बता दो आपको, दिल्ली से मालवा तथा गुजरात। ठीक है, ये दुर्ग जो है दिल्ली से मालवा, यहां ये दिल्ली, ये मालवा, गुजरात। ठीक है, तो ये दुर्ग दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के जाने वाले रास्ते के मध्य में पड़ता है। इस कारण इसे मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं। मालवा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? चित्तौड़ दुर्ग को। दक्षिण राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस दुर्ग की आकृति की बात करें तो वेल मछली के समान है। इस दुर्ग की आकृति वेल मछली के समान है। और आगे बढ़ते हैं। ये दुर्ग जो है मौर्यों के समय, देखो आज इसका नाम चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये तो अपभ्रंश पड़ा है। ठीक है, मौर्यों के समय इस दुर्ग का नाम क्या था? तो इस मौर्यों के समय इस दुर्ग का नाम था चित्रकूट। क्या था? चित्रकूट या चित्रकोट। तो प्रश्न आ सकता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम मौर्यों के समय क्या था? तो चित्रकूट या चित्रकोट। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है साथियों ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है जहां लोग रहते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें खेती की जाती है। याद रखना, राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जो है
राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक जो निर्माता है, आधुनिक निर्माता कुंभा है। ठीक है, कौन है? कुंभा है। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण, हाँ देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कौन है? कुंभा। मौर्यों के समय इस दुर्ग को क्या कहा जाता था? चित्रकूट। प्रश्न आ जाए कि कुंभा के समय इस दुर्ग को क्या कहा जाता था, या कुंभा के समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता था, तो विचित्रकूट। विचित्रकूट। प्रश्न आ जाए कुंभा के समय इस दुर्ग को क्या कहा जाता था? विचित्रकूट। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कुंभा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। इस दुर्ग पर यदि किसने पहला आक्रमण किया था तो वह किया था अफगानिस्तान के सूबेदार, अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने किया था। ठीक है, प्रश्न आ जाए ये आपका मामू या मेरा मामू नहीं है, ये इसका नाम ही मामू है, सबको मामू बनाता था। ठीक है, प्रश्न आ जाए चित्तौड़ दुर्ग पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया, तो अफगानिस्तान के सूबेदार था एक मामू, उसने चित्तौड़ दुर्ग पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। ठीक, ये तो हो गई चित्तौड़ दुर्ग की मोटी मोटी बात। अब यदि और अंदर जाए कि चित्तौड़ दुर्ग में हमें देखने को क्या मिलता है, तो मैं बताऊं आपको, इसके अंदर विजय स्तंभ, ठीक है, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, पद्मिनी महल, फतेह प्रकाश महल, राणा कुंभा महल, राणा कुंभा महल। ठीक है, और क्या क्या है इसमें? राणा कुंभा महल, फिर है सतबीस देवरी, सतबीस देवरी, ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। सतबीस देवरी, कुंभ श्याम मंदिर, श्रृंगार छवरी, मीरा मंदिर, कालिका माता मंदिर आदि। चित्तौड़ दुर्ग में क्या क्या है? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, पद्मिनी महल, फतेह प्रकाश महल, सतबीस देवी, कुंभ श्याम मंदिर, श्रृंगार छवरी, मीरा मंदिर, कालिका माता मंदिर आदि जो है वह चित्तौड़ दुर्ग में है। अब प्रश्न ये बनेगा कि राणा कुंभा के महल को क्या कहा जाता है? अब बताओ, राणा कुंभा के महल को नौ कोटा मकान या नवलखा भंडार कहा जाता है। प्रश्न आ जाए राणा कुंभा के महल जो चित्तौड़ दुर्ग में है उसे क्या कहा जाता है? या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा नौ कोटा मकान, या आपको ऑप्शन में मिलेगा नवलखा भंडार। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि व्हाट इज द सतबीस देवरी। सतबीस देवरी क्या है? देखो, जैसा कि आपको पता होगा कि बिश्नोई क्या है, पहले आपको ये मुझे बताओ, बिश्नोई क्या है? बिश्नोई एक संप्रदाय है जो जाम्बोजी ने स्थापित किया था। बिश्नोई का मतलब होता है 20 और 9, नोई का मतलब 9, मतलब इनके अंदर, बिश्नोइयों के अंदर 29 नियम है, 29 नियम है, उन नियमों की पालना करनी होती है, इसलिए इस पंथ को या इस संप्रदाय को नाम दिया हमने बिश्नोई। ठीक, उसी प्रकार सतबीस का मतलब क्या है? सत का मतलब यहाँ 7 है, यह 7 20 है। ठीक है, 7 20 का मतलब 7 का मतलब 7 और 20 का मतलब 20, 27 देवरी। देवरी का मतलब होता है देवताओं के देवता जहां रहते हैं, मतलब देवताओं का जो मंदिर होता है उसे देवरा या देवरी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना 27 जैनों के मंदिरों का एक समूह है चित्तौड़ दुर्ग में, उसे सतबीस देवरी कहते हैं। सतबीस देवरी किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 27 जैनों के मंदिरों का एक समूह है, उसे सतबीस देवरी कहते हैं। जैसे महावीर स्वामी वगैरह है ना, जैनों के तीर्थंकर वगैरह, तो उसी प्रकार से अन्य व्यक्तियों के चित्तौड़ दुर्ग में मंदिर है जो 27 प्रकार के, उसे सतबीस देवरी कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तथा अब हम जो है एक शासक को लेंगे कि बप्पा रावल के बाद में कौन कौन से शासक आते हैं उनको पढ़ेंगे।
मैंने जो यहाँ करवाया है बस मोर देन सफिशिएंट है, बस इतना ध्यान रख लेना। आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि कुछ इंक्लूड करना होगा तब मैं चित्तौड़ दुर्ग में कर लूँगा, यदि है तो नहीं है, अगर होगा तो मैं जब स्थापत्य कला पढ़ाऊँगा दुर्ग तब मैं आपको बता दूंगा कि इसमें 2-4 बातें कौन सी रह गई थी। ठीक है, संभवतः नहीं रही है और एक आध रह भी जाए तो हम कवर कर लेंगे जब आर्ट एंड कल्चर का ये टॉपिक पढ़ेंगे, स्थापत्य कला। ठीक है, पढ़ते हैं पहले। देखो, हमने गुहिल को पढ़ा, उसके बाद में बप्पा रावल को पढ़ा। ठीक, बप्पा रावल के बाद में आप YouTube की कोई भी क्लास उठा के देख लेना, डायरेक्ट आपको एक व्यक्ति करवाया हुआ मिलेगा जिसका नाम है अल्लट। क्या मिलेगा? अल्लट या आलू रावल। ठीक है, YouTube की कोई भी कक्षा देख लेना, आपको डायरेक्ट अल्लट या आलू रावल कराया हुआ मिलेगा बप्पा रावल के जस्ट बाद में। हालांकि बप्पा रावल के बाद में कई प्रकार के शासक आते हैं, उनका भी कराना जायज़ है क्योंकि उनके बारे में कुछ ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं मिलती है और उन्होंने कुछ ऐसी पदवी भी हासिल नहीं किया या ऐसा कोई युद्ध भी नहीं किया जो बताने लायक हो। लेकिन 3 व्यक्ति आते हैं, 3 शासक ऐसे आते हैं बप्पा रावल के बाद में तथा अल्लट के पहले, जिनकी एक एक आधी आधी लाइन इंपॉर्टेंट है। बता दूं मैं आपको, देखो पहले ही प्रश्न आ जाए, चाटसू में गुहिल थे। पहली बात तो कुछ लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि चाटसू जो जयपुर में है वहां गुहिल वंश रहा करता था एक समय। ठीक है, तो चाटसू में गुहिल वंश की नींव किसने रखी प्रश्न आ जाए तो मैं बताऊं आपको, एक व्यक्ति आता है बप्पा रावल के बाद में जिसका नाम मिलता है भर्तृ भट्ट। ठीक है, तो भर्तृ भट्ट ने चाटसू में गुहिल वंश की नींव रखी। ध्यान रखना, प्रश्न आ जाए चाटसू में गुहिल वंश की नींव किसने रखी, तो चाटसू में भर्तृ भट्ट ने गुहिल वंश की नींव रखी। दूसरा एक शासक आता है खुम्माण द्वितीय, खमन नहीं है ये, खुम्माण द्वितीय, खुम्माण द्वितीय। ठीक है, खुम्माण द्वितीय के समय एक व्यक्ति था बगदाद का, क्या नाम था, हाँ बगदाद का खलीफा, ये नाम है खलीफा अलमामू। तो खुम्माण द्वितीय के समय बगदाद के खलीफा अलमामू का आक्रमण हुआ था चित्तौड़ दुर्ग पर। कौन कहता है? ये टॉड के अनुसार है, ये ध्यान रख लेना, टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, तो खुम्माण द्वितीय के समय बगदाद के खलीफा अलमामू का आक्रमण हुआ था चित्तौड़ दुर्ग पर। तीसरा व्यक्ति आता है भर्तृ भट्ट द्वितीय, भर्तृ भट्ट द्वितीय। ठीक है, तो भर्तृ भट्ट द्वितीय को आठपुर के अभिलेख में, आठपुर के अभिलेख में तीनों लोक का तिलक कहा है। प्रश्न आ जाए कि आठपुर के अभिलेख में किस व्यक्ति को तीनों लोक का तिलक कहा है, तो आठपुर के अभिलेख में भर्तृ भट्ट को तीनों लोक का तिलक कहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम जो व्यक्ति है जो बप्पा रावल के बाद में सीधा पढ़ना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, उनको हम पढ़ेंगे, जिनका नाम हमें मिलता है अल्लट। ठीक, पहली बात, अल्लट के माता पिता कौन थे? स्वाभाविक सी बात है, अल्लट जो है, अल्लट के पिता का नाम था यही जो तीनों लोक के तिलक थे, भर्तृ भट्ट, भर्तृ भट्ट द्वितीय, और माता का नाम था जो राष्ट्रकूट की राजकुमारी थी जिसका नाम मिलता है महालक्ष्मी। ठीक है, भर्तृ भट्ट द्वितीय तथा राष्ट्रकूट रानी महालक्ष्मी से अल्लट का जन्म हुआ। ठीक, इसका मतलब अल्लट के पिता का नाम भर्तृ भट्ट द्वितीय, माता का नाम जो राष्ट्रकूट की राजकुमारी थी महालक्ष्मी। ठीक, हम अल्लट के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? पहली बात तो ये भाई, ठीक है मैं आपको बता दूंगा,
ये तो हमें मालूम होना चाहिए कि जानकारी कहाँ मिलती है। कोई अलर्ट के समय का व्यक्ति आज तो कोई उपस्थित है नहीं कि उसने बना दिया मुझे कि हाँ भाई अलर्ट ऐसा ऐसा था क्योंकि मैं उसके साथ था, नहीं ऐसा नहीं था। तो ये बताओ सर कि अलर्ट के समय की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो मैं आपको बताऊँ, एक अभिलेख मिलता है, एक प्रशस्ति मिलती है जिसका नाम मिलता है सारणेश्वर प्रशस्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद कर लेना, सारणेश्वर प्रशस्ति। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो सारणेश्वर जो प्रशस्ति है ये इतनी इंपॉर्टेंट है, मतलब आप इसको याद ही कर लेना। ठीक है, सारणेश्वर प्रशस्ति में बहुत सारी जानकारी मिलती है। अलर्ट के बारे में जो भी थोड़ी बहुत या पूरी जो जानकारी मिलती है वो इसी प्रशस्ति से मिलती है। देखो सारणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार अलर्ट ने अपनी दूसरी जो राजधानी है आहड़ को बनाया। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि गोहिल और बप्पा रावल के समय जो मुख्य केंद्र था या आप राजधानी कहे वो अपनी थी नागदा। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए मेवाड़ की प्रथम राजधानी नागदा, द्वितीय राजधानी आहड़। ठीक है, ये याद रखना, आहड़ किसके समय बनी, तो अल्लट के समय, अ से आहड़ और अ से अल्लट। अल्लट के समय आहड़ राजधानी बनी, बप्पा रावल तथा गोहिल के समय नागदा बनी। ठीक है, हालांकि आगे और बन जाएगा, अलग चेंज होती रहेगी। कुंभा के समय वापस कुंभलगढ़ हो जाएगी, फिर राणा सांगा के समय वापस चित्तौड़ हो जाएगी, महाराणा प्रताप के समय तो बहुत सारी बदल जाएगी, चावड़ वगैरह बहुत सारी बदल जाएगी। ठीक है, तब हम पढ़ेंगे, लेकिन अब के लिए आप ये सुनो कि आहड़ जो है वह राजधानी किसके समय बनी, अल्लट के समय, ये आप याद रख लेना। ठीक, देखो पहली बात कि सारणेश्वर प्रशस्ति है कहां। सारणेश्वर प्रशस्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊं आपको। सारणेश्वर प्रशस्ति जो है वर्तमान में एक सारणेश्वर मंदिर है। सारणेश्वर मंदिर कहां पर है, उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में ये मंदिर है, वहां पर सारणेश्वर प्रशस्ति लगी हुई है। प्रश्न आ जाए कि सारणेश्वर प्रशस्ति मूलतः कहां की थी, तब आपको सारणेश्वर मंदिर उदयपुर नहीं करना है, क्योंकि मूलतः वहां की नहीं थी, वहां इसे उत्कीर्ण नहीं करवाया गया था। ये जो है पूर्व में ये थी आहड़ में। आहड़ में एक मंदिर है वराह मंदिर, जिसका निर्माण भी अल्लट करवाता है। तो वराह मंदिर पर यह सारणेश्वर प्रशस्ति लगी हुई थी। अब सर आहड़ से फिर उदयपुर क्यों लाई, मैं आपको बताऊं। आहड़ से यदि कोई पूर्णतया सुरक्षित प्रशस्ति या शिलालेख हमें मिला है तो सारणेश्वर प्रशस्ति मिली है। मतलब आहड़ से जो भी हमें शिलालेख वगैरह मिले हैं वो सारे खंडित है, टूटे हुए हैं, फटे हुए हैं। ठीक है, लेकिन सारणेश्वर प्रशस्ति एकमात्र ऐसी प्रशस्ति है जो आहड़ से पूर्णतया सुरक्षित हमें प्राप्त हुई है। इस कारण सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इसे उदयपुर के शमशान के सारणेश्वर जी मंदिर के यहाँ लगाई गई। ठीक, ये जो है सारणेश्वर प्रशस्ति ये कब की है, तो ये 953 ईस्वी की है। ये आपको याद रखना है, प्रश्न आ जाए सारणेश्वर प्रशस्ति कब की है, तो 953 ईस्वी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके अनुसार अल्लट ने अपनी दूसरी राजधानी आहड़ को बनाया। ठीक, सारणेश्वर प्रशस्ति से बहुत सारी जानकारी मिलती है, मैं आपको बताऊं। सारणेश्वर प्रशस्ति से मेवाड़ में कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है। प्रश्न आ जाए मेवाड़ में कर व्यवस्था की जानकारी किस प्रशस्ति से मिलती है, सारणेश्वर प्रशस्ति से। ठीक है, अल्लट ने अपनी दूसरी राजधानी आहड़ को बनाया, किस प्रशस्ति से जानकारी मिलती है, तो सारणेश्वर प्रशस्ति। आगे बढ़ते हैं। अल्लट ने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, अल्लट ने मेवाड़ में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की। प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, प्रश्न आ जाए कि मेवाड़ में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति किसने की, तो अल्लट ने। अब आपके मन में सर प्रशासनिक अधिकारी तो मतलब होता है आरएस, आईएएस, कलेक्टर, एसपी वगैरह। हाँ, अल्लट ने इनकी ही नियुक्ति की थी मेवाड़ में। नहीं सर, वो कैसे नाम हो सकता है, ना नाम अलग था, मैं बताऊंगा आपको, पोस्ट भी बता दूंगा, आप कहेंगे तो नाम अलग था उन व्यक्तियों का, लेकिन
जो काम था वो आज के जो प्रशासनिक अधिकारी करते हैं, काम वही था। मैं आपको बताऊं, पहली बात उससे पहले आपको बता दूं कि इस प्रशस्ति में वराह मंदिर के दानदाताओं के नाम भी उल्लेखित है, दान दाताओं के नाम भी है। मतलब देखो, आपको यहां ये सीखने का मिलेगा कि देखो, आज आप मंदिर गए होगे, उसके राइट या लेफ्ट में एक बड़ी सी दीवार होगी ब्लैक कलर की, ठीक है, उसमें स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ होगा कि फलान गांव के फलान व्यक्ति ने इतने पैसे दिए। भाई आज जो ये जो मंदिरों में पैसे देते हैं, जो दान करते हैं, दानदाता होते हैं, वो एक आपको पता है स्वाभाविक सी बात है, फेम के लिए होता है। आप यदि कह दे कि भाई हाँ मेरे गांव में मंदिर बन रहा है और आपको पैसे देने होंगे, हाँ ठीक है मैं दे दूंगा, फिर कहे कि हाँ सर नाम नहीं लिखाएंगे, तो ठीक है भाई मेरे पास खुले नहीं है, कोई नहीं देगा। भाई आजकल जो हो रहा है हम फेम के लिए कर रहे हैं। लेकिन अल्लट का समय तो बहुत पुराना है। अल्लट राजा था, शासक था, चाहता तो अकेला मंदिर बना सकता था, लेकिन लोगों की इच्छा थी कि भगवान के मंदिर में हमारा भी कंट्रीब्यूट हो, तो लोगों ने सहयोग किया वराह मंदिर बनाने के लिए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग पैसे दिए। विष्णु का ये अवतार है वराह मंदिर, ठीक है, वराह अवतार है, तो अलग अलग व्यक्तियों ने पैसे दिए। तो आपको पता होगा आधे से ज्यादा अल्लट ने डाले, तो अल्लट किसी का नाम नहीं लिखता तो चलता। राजस्थान में कई प्रकार के मंदिर बने हैं जिनके दानदाता भी थे। शासक के अलावा कई प्रकार के दानदाता होते हैं, उनके नाम हमें कहीं नहीं मिलते। लेकिन अल्लट इतना भला आदमी था, इतना सीधा आदमी था कि इस बंदे ने वराह मंदिर के खुद का तो नाम लिखा, लेकिन साथ में जो दानदाता थे कि फलान आदमी ने इतने पैसे दिए, सानेश्वर प्रशस्ति में उसका नाम लिखा गया, फलान आदमी ने इतने पैसे दिए, सानेश्वर प्रशस्ति में नाम लिखा। मतलब हर एक व्यक्ति के इसने नाम लिख दिए, सर इतना भला आदमी, ठीक है। तो प्रश्न आ जाए कि वराह मंदिर के दानदाताओं का नाम भी उल्लेखित है किस प्रशस्ति में, तो सानेश्वर प्रशस्ति में, ठीक है। आपको याद रखना है कि मेवाड़ में कर व्यवस्था की जानकारी कहां से मिलती है, तो सानेश्वर प्रशस्ति से। आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ, मैं क्या बता रहा था कि मेवाड़ में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की। देखो वो हालांकि पद बता दूं मैं आपको, देखो कौन कौन से पद है। पहला, मैं जो ये पद बताऊंगा आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, लिख के ले लो, ठीक है। कोई नहीं करवाता है इतना डीप, सिर्फ मैं ही करवा रहा हूं, क्योंकि वो मैंने कहा है आपको एलडीसी से आरएस तक लेके जाएंगे, कहीं आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। देखो पहला जो हमें पद मिलता है वो मिलता है संधि विग्राहिक, संधि विग्राहिक, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सर, देखो आज का जो युद्ध मंत्री है ये उस समय का युद्ध मंत्री था, या आप कहे संधि का मंत्री था। मतलब संधि वगैरह किस राज्य से किस व्यक्ति से संधि करनी है, उस व्यक्ति उस जो भी परंपरा या उस जो भी माहौल का जो उस पूरी व्यवस्था का जो मंत्री था उसे संधि विग्राही कहा जाता था। और भी यदि किसी समझ में नहीं आए तो मैं बता दूं, आज का विदेश मंत्री संधि विग्राही कौन था, आज का विदेश मंत्री। भाई विदेश मंत्री क्या काम करता है, अन्य देशों से किससे अपनी रखनी है, किससे नहीं बनती है, किसको नीचा दिखाना है, किसको हमारे साथ घनिष्ठ संबंध बनाने हैं, तो कौन सा काम है ये, कौन व्यक्ति करता है, विदेश मंत्री करता है। तो ये उस समय का संधि विग्राही जो है आज का समय का विदेश मंत्री था। सर ये तो ठीक है, इस पर कौन बैठा था, इस पद पर जो इस पद का जो कार्यभार जिस व्यक्ति को सौंपा हुआ था उस व्यक्ति का नाम मिलता है दुर्लभ राज, दुर्लभ राज, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दूसरा व्यक्ति, उसका नाम मिलता है हमें, दूसरी जो पोस्ट है वह जो पोस्ट है अमात्य, ठीक है। अमात्य का मतलब हुआ मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बताने की आवश्यकता नहीं है। और मुख्यमंत्री का जो पद जा वो था मम्मट के पास, किसके पास था, मम्मट, ठीक है। तीसरी जो पोस्ट है उसका नाम मिलता है बंदीपति, ठीक है। क्या नाम मिलता है, बंदीपति। बंदीपति का मतलब होता है मुख्य बाट या कवि, और नाम मिलता है नाग, इस पद पर जो उपस्थित था या बैठा था। चौथी पोस्ट हमें मिलती है अक्षपटलिक, अक्षपटलिक। अक्षपटलिक का हमें, अक्षपटलिक का मतलब क्या पहले मैं आपको बताऊं, आय व्यय अधिकारी, आय व्यय अधिकारी, ठीक है। इस पद पर कौन बैठा था, इस पद पर बैठे थे दो व्यक्ति, एक समुद्र, समुद्र नहीं व्यक्ति का नाम है समुद्र, और दूसरा बैठा था मयूर। एक और पोस्ट बता दूं मैं आपको जल्दबाजी में, पांचवी पोस्ट, उसका नाम हमें मिलता है, पांचवी पोस्ट का जो नाम था वह था बिस्कादिराज, बिस्कादिराज। बिस्कादिराज का मतलब हुआ मुख्य वैद्य। भाई डॉक्टर कौन है, एमबीबीएस किया हुआ,
भाई राजा बीमार हो जाए किसके पास जाएगा? एक प्रमुख डॉक्टर होना चाहिए, एमबीबीएस एमडी किया हुआ, लंदन से, फलान गांव से, फलान बाहर देश का कोई व्यक्ति होना चाहिए जिसने न्यूयॉर्क से वगैरह एमबीबीएस किए। तो मुख्य वैद्य था, उसका नाम मिलता है हमें, एमबीबीएस किए हुए व्यक्ति का हमें नाम मिलता है रुद्रादित्य। रुद्रादित्य ये तो थे मेवाड़ के प्रशासनिक अधिकारी तथा उनकी पोस्ट तथा उनके नाम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमें एक अभिलेख प्राप्त होता है आठपुर का अभिलेख। ठीक है, ये किसके समय का है? शक्ति कुमार के। इस कारण इसे कहते हैं शक्ति कुमार के आठपुर अभिलेख। शक्ति कुमार का आठपुर का अभिलेख। शक्ति कुमार के आठपुर के अभिलेख में लिखा हुआ है कि अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। हरिया देवी, हूण आपको पता होगा कि वी स्मिथ जो है राजपूतों की उत्पत्ति हूणों से मानता है। हूण जो थे वह विदेशी थे। तो राजस्थान का पहला व्यक्ति जिसने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया, जिसने बाहर की बहू लाई, जिसने विदेशी महिला लाई, जिसने फॉरेनर लाई, उस व्यक्ति का नाम था अल्लट। भाई जीत कब होती है आपको पता होगा। देखो अल्लट ने बाहर की बहू ला ली, दम कितना होगा। हूणों से समझौता कर लिया इस बंदे ने। हूण की राजकुमारी लाई थी हरिया देवी। हूण एक जाति होती है जो विदेश में पाई जाती है। ठीक है, वो कहते हैं कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तो तब होती है जब ठान लिया जाता है। एक झलक देखकर जिस शख्स की चाहत हो जाए उसे पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इन्होंने ठान लिया था कि अपने विदेशी लाएंगे। भाई सभी यही लाते हैं देशी, अपन तो विदेशी लाएंगे। तो इन्होंने राजस्थान का पहला विवाह जिसने अंतरराष्ट्रीय विवाह हुआ वह किया था अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से। लेकिन भारत का पहला ये नहीं है। प्रश्न आ जाए कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह तो वह चंद्रगुप्त ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था हेलेना के साथ। ठीक है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना के साथ किया। राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से किया था। ठीक है, शक्ति कुमार का अभिलेख कहां पर है? आहड़ में है सर। किस ईस्वी का है? 977 ईस्वी का है, ये याद रखना। और आगे बढ़े, बाद में हरिया देवी ने मेवाड़ में एक गांव है हर्षपुर नामक गांव बसाया था। ठीक है, और अल्लट ने मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा की शुरुआत की। आज समय ज्यादा हो गया। नौकरशाही प्रथा की शुरुआत की। नौकरशाही का मतलब हुआ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा की शुरुआत की। अल्लट के समय जो आहड़ वह प्रमुख धार्मिक व व्यावसायिक स्थल था। कौन सा? आहड़। मतलब व्यापारिक और धार्मिक जो यदि कोई स्थल था अल्लट के समय तो वह आहड़ था। प्रश्न आ जाए आहड़ अल्लट के समय धार्मिक एवं प्रमुख व्यावसायिक या व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो अल्लट के समय आहड़ था। ठीक है, और एक कन्नौज का शासक मिलता है देवपाल, और देवपाल को अल्लट ने अपनी गदा से मारा था। गदा का मतलब हुआ जो हनुमान जी के हाथ में होता है वो। ठीक है, तो आज की जो कक्षा है साथियों यही खत्म होती है और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको यदि हमारी क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।